हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आज हम रीजनिंग में एक पार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम इसके दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, मतलब ऐसी रीजनिंग जिसमें हम लॉजिक लगा सकें, तर्क लगा सकें, या सीधे सिंपल शब्दों में अगर इसको बताया जाए तो हम कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होते हैं, हिंदी में बोलते हैं कथन, जितने भी क्वेश्चन कथन वाले होते हैं वो सारे लॉजिकल रीजनिंग में रखे गए हैं। जैसे जैसे कि हम कह सकते हैं सिलॉक्स, जिसको हिंदी में हम न्याय निगमन बोलते हैं या न्याय संगत बोलते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, या हम इसको बोल सकते हैं कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। चौथा चैप्टर हो जाएगा कथन एवं पूर्व धारणाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। उसके बाद पांचवा चैप्टर इसमें हो जाएगा कथन एवं कार्यवाहियाँ, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ एक्शंस। उसके बाद छठा चैप्टर इसमें आ जाएगा कथन एवं कारण, स्टेटमेंट एंड कॉज। उसके बाद आ जाएगा कारण एवं प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये कुछ चैप्टर होते हैं 6-7 जो लॉजिकल रीजनिंग में होते हैं। तो उसमें आज हम पहले चैप्टर पर बात करेंगे और पहला चैप्टर आज हम लेकर आए हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि रीजनिंग 3 पार्ट में डिवाइड है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक होती है वर्बल रीजनिंग, दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, और तीसरी होती है लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग। तो मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग का तो बता दिया कि जिसमें कथन वाले क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो चैप्टर्स हैं वो सारे लॉजिकल रीजनिंग में रखे गए हैं। वर्बल रीजनिंग क्या होती है? तो जैसा कि आप जानते हो ये वर्बल रीजनिंग क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मौखिक रीजनिंग। तो हम कह सकते हैं वर्बल रीजनिंग में वो सारे क्वेश्चंस आते हैं जिन क्वेश्चंस को हम किसी से मौखिक पूछ सकते हैं और मौखिक हमें उसका आंसर मिल सकता है। तो वो जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी उन क्वेश्चंस के चैप्टर हैं, वो सारे वर्बल रीजनिंग में, मौखिक रीजनिंग में रखे गए हैं। जैसे कि अगर बात की जाए घन और घनाभ, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग वगैरह, ये कुछ चैप्टर हैं जो वर्बल रीजनिंग में रखे गए हैं। उसके बाद आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग को अगर हम हिंदी में बोलें तो हम बोल सकते हैं अमौखिक रीजनिंग। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसको हम मुख के द्वारा या मौखिक ना पूछ सकें, या इसको हम दूसरे सिंपल शब्दों में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं जितने भी पिक्चर्स वाले, चित्र वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे नॉन वर्बल रीजनिंग में रखे गए हैं। क्योंकि जितने भी पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम मौखिक किसी से नहीं पूछ सकते, इसलिए वो सारे क्वेश्चंस हमें नॉन वर्बल रीजनिंग में रखने पड़े। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, डाइस, फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। ये जितने भी चैप्टर हैं ये सारे नॉन वर्बल रीजनिंग में रखे गए हैं। तो इसमें आपको ये डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि रीजनिंग को 3 पार्ट में बांटा है और कौन से पार्ट में कौन से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हो मैंने वर्बल रीजनिंग में पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। 1 या 2 चैप्टर रहे हैं वो भी उनको भी करा देंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग मैंने कराई नहीं है, और अब जो मैं कराने जा रहा हूँ वो है लॉजिकल रीजनिंग। और इसमें भी मैं पहला चैप्टर जो लेकर आया हूँ उसका नाम है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो पहला चैप्टर लेकर आए हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की। तो हमें सबसे पहले ना इसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है जिसको हम हिंदी में कथन बोलते हैं। एक हमें कथन दिया होगा और उसके बाद हमें 2 आर्ग्यूमेंट दिए होंगे। 2 क्या दिए होंगे? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, या हम हिंदी में बोल सकते हैं तर्क। हमें 2 तर्क दिए जाएंगे। अब स्टेटमेंट जो होगा वो हम मान सकते हैं एक एडवाइस मान सकते हैं, या हम मान सकते हैं कि हमसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, हमसे कोई एडवाइस पूछी तो हमें उसका आंसर देना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा स्टेटमेंट में कि क्या ड्रिंक करनी चाहिए, तो हमारा आंसर जो होगा वो या तो हाँ होगा या ना होगा। हमारा आंसर जो होगा वो या तो हाँ होगा या ना होगा। तो हमें हाँ या ना से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है आपने जो हाँ बोला उसके पीछे के रीज़न से, उसके पीछे के कारण से हमें मतलब है कि आपने जो हाँ बोला इस क्वेश्चन को लेकर कि क्या हमें ड्रिंक करनी चाहिए, तो आपने बोला हाँ करनी चाहिए, तो आप हमें इस चीज़ का रीज़न दीजिए। उसके बाद अगर आपका आंसर होता है ना, मतलब आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तो आप इसके पीछे का भी रीज़न दीजिए। और ये जो रीज़न होते हैं, कारण होते हैं, यही हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, या हम हिंदी में बोल सकते हैं यही हमारे तर्क होते हैं। ठीक है, अब
हमें दोनों चीज़ें सत्य तो होंगी, क्योंकि हम हाँ के और ना के पीछे, दोनों के पीछे रीज़न दे रहे हैं। लेकिन ये जो हम कारण दे रहे हैं, इन कारणों में हमें ये देखना होता है इस चैप्टर में कि कौन सा कारण, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। मतलब कौन सा मजबूत है या ठोस बोल सकते हैं हम, कौन सा ठोस है और कौन सा कमज़ोर है, बस हमें ये देखना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ और उसके नीचे दो आपको आर्ग्यूमेंट देता हूँ। जैसे कि स्टेटमेंट ये हो गया, मैं अपनी तरफ से ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लीजिए स्टेटमेंट ये हो गया, कथन ये हो गया, क्या हमें को छोड़िए, क्या जुआ खेलना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है, क्या जुआ खेलना चाहिए। और आर्ग्यूमेंट पहला और दूसरा क्या होगा, पहला होगा हाँ, दूसरा होगा नहीं, और उसके पीछे के रीज़न होंगे दो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है। स्टेटमेंट में बोला गया क्या जुआ खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। तो आपके पास दो आर्ग्यूमेंट है, एक है हाँ, उसके पीछे का रीज़न उसने दिया है कि इससे पैसे जीत कर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया है नहीं, उसके पीछे का रीज़न उसने दिया है कोमा लगा के, क्योंकि ये सामाजिक दृष्टिकोण से एक बैड हैबिट है, बुरी आदत है। अब उसने हाँ और ना के पीछे के दोनों रीज़न दिए और कहीं ना कहीं दोनों रीज़न ठीक हैं, लेकिन हमें इतना भी पता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक हमें आर्ग्यूमेंट ढूंढना है। और हमें दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये होगा क्योंकि ये सामाजिक दृष्टिकोण से एक बैड हैबिट है, और ये क्या होगा, ये एक वीक आर्ग्यूमेंट होगा। वीक इसलिए होगा कि व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एकमात्र जुआ ही उसके पीछे साधन नहीं है, जुआ ही एकमात्र सोर्स नहीं है जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और भी चीज़ें हैं जिससे वो लीगली मेहनत करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो ये एक वीक आर्ग्यूमेंट हो गया और ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट जो दूसरा है ये मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये वीक हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन कैसे आते हैं इसमें, जैसे कि हमने अभी देखा हमारे इस क्वेश्चन में दूसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आएंगे। एग्जाम में लिखने में टाइम वेस्ट होगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पहले ऑप्शन में आएगा कि पहला तर्क या आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या मजबूत है। दूसरे में आएगा कि दूसरा तर्क या आर्ग्यूमेंट मजबूत है। तीसरे ऑप्शन में आएगा दोनों आर्ग्यूमेंट मजबूत हैं। और चौथे ऑप्शन में आएगा ना तो पहला आर्ग्यूमेंट और ना ही दूसरा आर्ग्यूमेंट मजबूत है। तो इस प्रकार से ये चार ऑप्शन आते हैं और इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब और क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट ही नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट के मेंट की कुछ ट्रिक हैं जिसको हम आसानी से इनको पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब 100% सत्य अगर कोई बात कही जा रही है तो वो आर्ग्यूमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट कहो या हायर अथॉरिटी कोई भी डिसीजन लेती है या गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो उसको भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में रखा जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर कोई गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन लेती है तो वो डिसीजन हमेशा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तीसरी चीज़, अगर अनुभव के आधार पर कोई बात आपसे कोई कह रहा है, अनुभव के आधार पर अगर आपसे कोई बात कोई कह रहा है तो वो भी स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को पहचानने की। उसके बाद मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो वीक आर्ग्यूमेंट को बताती हैं, जिसमें पहली चीज़ क्या है, तो पहली चीज़ है अगर कहीं भी आर्ग्यूमेंट में कंपेयरिंग आ जाए, मतलब तुलना आ जाए, किसी से किसी की तुलना करने का जिक्र आ जाए तो वो हमेशा वीक आर्ग्यूमेंट होता है। दूसरा, अगर कहीं पे ओनली आ जाए, मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं केवल, सिर्फ या एक मात्र, ऐसे वर्ड आ जाएं तो ये आर्ग्यूमेंट भी वीक आर्ग्यूमेंट में गिना जाता है। उसके बाद अगर कहीं पे फ्री की कोई एडवाइस दे रहा हो, मुफ्त की कोई एडवाइस दे रहा हो, कोई सलाह दे रहा हो, तो वो आर्ग्यूमेंट भी वीक माना जाएगा। चौथी ट्रिक वीक आर्ग्यूमेंट की पहचानने की ये हो सकती है, अगर कहीं पे अंधविश्वास है या अंधविश्वास की बात की जा रही है किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी तर्क में, तो वो आर्ग्यूमेंट भी वीक माना जाएगा। पांचवी चीज़ क्या है, तो हम कह सकते हैं कि संदेहपूर्ण सेंटेंस या वाक्य है, संदेहपूर्ण सेंटेंस या वाक्य है जिसको सुनकर आपके दिमाग में
कुछ मतलब सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएं, ऐसा सेंटेंस या ऐसा वाक्य जिसको सुनकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 4 दिन की ज़िंदगी है। अब मैंने आपसे बोल दिया ठीक है 4 दिन की ज़िंदगी है, ठीक है। अब मैं आपसे 5वें दिन जाके कहूँ कि आपने तो मुझसे कहा था 4 दिन की ज़िंदगी है, और मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ 5वें दिन। तो ये चीज़ें क्या होता है ना, ये संदेहपूर्ण सेंटेंस होते हैं। इनको सुनकर हमारे दिमाग में हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल आपसे बताऊं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि खाओ पियो मौज लो भाई, एक दिन तो सभी को मरना है। अब ये बात मैंने आपसे कही, ठीक भी है, लेकिन अगर यही चीज़ मैं अपने दिमाग में रख के एक डायबिटीज़ पेशेंट के पास, जिसको शुगर की बीमारी है, उस पेशेंट के पास बहुत सारा मीठा लेके चला जाऊं और मैं उससे कहूं कि भाई खाओ पियो मौज लो, 4 दिन की ज़िंदगी है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। भाई मरना तो सबको है, लेकिन टाइम से पहले अपने आप थोड़ी ना मरना है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे वाक्य है जो संदेहपूर्ण हो वो भी बी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, फिर भी मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने पहला क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या लिया है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, ये कथन हमसे पूछा गया। और उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट दिए गए। आर्ग्यूमेंट में पहला आर्ग्यूमेंट है हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः यह असामाजिक असंतुलन होगा। उसने क्या बोला कि अगर वही गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, उसने ये कथन दिया। उसके बाद आर्ग्यूमेंट में है हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसा कि अपने देश में होता है, लड़कियां पेट में होती हैं, पता चल जाता है तो उसमें भ्रूण हत्या हो जाती है, करवा देते हैं। तो जो हमारा सामाजिक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, मतलब लिंगानुपात जो होता है, सेक्स रेशियो जो होता है वो घट जाता है, तो उससे जो होता है सामाजिक असंतुलन बिगड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये फैक्चुअल हैं, मतलब फैक्ट हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है। क्लियर है। उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट है नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। तो ये वीक आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि अजन्मे बच्चे को जानने का अधिकार वही रखेगा जिसको लड़की और लड़के में फ़र्क दिखेगा, और जिसको कोई फ़र्क ही नहीं दिखेगा वो क्यों देखेगा ऐसे। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि पहला तर्क मजबूत है, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो चलिए बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।